नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर घोस्ट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जिसका नाम घोंघरू की आवाज़ है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चिप्स और पॉपकॉर्न हाथ में लीजिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर रोमांच और सस्पेंस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तैयार हो? तो आइए डूब जाते हैं इस कहानी की गहराइयों में। चलिए। कहानी रात के करीब 12 बज रहे थे। दिसंबर का महीना था। कड़ीडी धाके की सर्दी पड़ रही थी। सड़कें ऐसी सुनसान थीं जैसे ना जाने कब से वीरानी का दंश झेल रही हो। ऐसे में एक कार सडीडी ढेक पर तूफानी रफ्तार से दौड़ती जा रही थी। कार के अंदर 2 लड्ढकियां छाया और माया बैठी हुई थी। माया, दीदी कब्रिस्तान वाला इलाका शुरू होने जा रहा है, प्लीज़ यहाँ से जल्दी निकलो, मुझे बहुत डर लगता है। छाया, हाँ माया, चिंता मत करो, बस 10 मिनट में हम लोग घर पर होंगे। लेकिन तभी कब्रिस्तान के ठीक सामने ही पहुंचकर कार तेज़ आवाज़ के साथ घर घर आती हुई बंद पर DDDH गई। छाया ने 1-2 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों लडी डेचकियों की हालत खराब हो रही थी। छाया ने माया को सांत्वना देते हुए कहा, तू डर मत, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, क्या दिक्कत है। 10 मिनट तक जब छाया अंदर नहीं आई तब माया भी गाड़ी से बाहर निकल आई। माया, क्या हुआ दीदी? छाया, इंजन गर्म हो गया है और पानी भी नहीं है, और तो और गाड़ी का पिछला टायर भी पंक्चर हो गया है। अब क्या करें? कहीं कोई जंगली जानवर यहाँ ना आ जाए, इसका भी डर है। नेटवर्क भी नहीं आ रहा जो घर पर खबर कर दूं, सब परेशान हो रहे होंगे। माया, मैंने कितना मना किया विनीत को इतनी देर तक पार्टी में ना रोके, लेकिन उसको तो किसी की नहीं सुननी होती। हमें तो जाना ही नहीं चाहिए था उसकी बर्थडे पार्टी में। अब फंस गए ना मुसीबत में हम लोग। छाया, एक काम करते हैं, गाड़ी को यहीं लॉक कर देते हैं, सुबह ले जाएंगे। हम लोग पैदल ही घर की तरफ निकलते हैं, 1 घंटा लगेगा मगर पहुंच तो जाएंगे ना। माया, दीदी अगर तुम बुरा ना मानो तो हम लोग कब्रिस्तान के अंदर वाले रास्ते से होकर चले। उस रास्ते से हम लोग सिर्फ 15 मिनट में घर पहुंच सकते हैं। छाया, क्या कह रही है? कब्रिस्तान के अंदर से, वो भी इस वक्त? छाया सहमते हुए बोली। माया, जानती हूँ दीदी, लेकिन भूत प्रेत से ज्यादा तो इंसानों का डर है आज की डेट में। आप खुद ही सोचो ना, इस सुनसान सड़क पर अगर कोई गलत इंसान से सामना हो गया तो कोई हमारी मदद भी नहीं करने आएगा इस वक्त, जबकि कब्रिस्तान के अंदर से तो डर के मारे कोई जाने की सोच भी नहीं सकता। इस वक्त वही रास्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ है और शॉर्ट भी। माया की बात में दम था। आखिरकार छाया भी मान गई। गाड़ी को वहीं पर लॉक कर दोनों कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। कड़ाके की सर्दी के बावजूद दोनों पसीने से तरबतर हो रही थी। आखिर आधी रात को कब्रिस्तान से होकर गुजरना कोई मामूली बात नहीं थी। आधे तिरछे रास्ते से होकर गुजरते हुए दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। छोटी छोटी आवाज़ों से भी उनका दिल दहल जा रहा था कि अचानक से उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों के कदम ठिठक गए। घबराहट के मारे दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ डट लिया था। छाया, कौन है? कौन रो रहा है? माया ने अपनी हाथों से एक कब्र की तरफ इशारा किया। एक औरत वहां बैठी रो रही थी। उसने सफ़ेद रंग की सादी पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे। उसकी पीठ उन दोनों की तरफ थी। ना चाहते हुए भी दोनों के कदम उस तरफ बढ़ गए। छाया, सुनिए। मगर उसने उनकी बात नहीं सुनी और चुपचाप उसी तरह रोती रही। इस बार छाया ने उसके कंधे पर हिम्मत कर हाथ रखा और बोली, देखिए, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, मगर आपको इतनी रात को यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। आप चाहे तो हमारे साथ चल सकती हैं। इतना सुनते ही उसका रोना बंद हो गया और वो औरत एक झटके से उसकी तरफ पलटी। उसकी शक्ल देखते ही माया और छाया के मुंह से जबरदस्त चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद था, बद्दे बद्दे दांत बाहर आ रहे थे, आंखें सुर्ख लाल थीं, खुले बिखरे बाल उसे और डरावना बना रहे थे। माया, दीदी भागो, माया जोर से चिल्लाई। छाया के तो जैसे पैर ही जम गए थे। माया ने उसका हाथ पकड़ा और तुरंत पलटकर वापस सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। हाँफते हुए किसी तरह दोनों वापस गाड़ी के पास आ गए। लेकिन यहाँ दूसरा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था।
माया, दीदी ये देखो। छाया, क्या हुआ? माया, दीदी जो टायर पंक्चर हो गया था वो तो बिल्कुल ठीक है। माया ने कार के पिछले टायर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इंजन भी बिल्कुल ठंडा है। छाया भी यह सब देखकर हैरान थी, लेकिन फिलहाल यह सब सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। सो दोनों फुर्ती से गाड़ी में बैठी और गाड़ी को तूफानी रफ्तार से घर की तरफ दौड़ा दिया। घर के अंदर कदम रखने के बाद दोनों की जान में जान आई। घर पर उनकी माँ उमा देवी और भाई विनोद उनके अब तक न आने से परेशान होकर अब तक जाग रहे थे। माया ने उनको कब्रिस्तान वाली घटना बताई तो सब लोग डर गए। उमा देवी, देखो बेटा, आज जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। आज के बाद दोबारा कभी उस रास्ते से होकर मत जाना तुम दोनों। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और सोने चली गई। छाया और माया शहर के रईस ज्वेलर देवकी लाल की बेटियां थीं। लगभग 1 साल पहले देवकी लाल जी का निधन हार्ट अटैक आने से हो गया था। उसके बाद से उनका बेटा विनोद दुकान संभालने लगा था। घर की बड़ी बेटी होने के नाते छाया ने भी सारा काम संभाल लिया था। उसके कॉलेज की पढ़ाई का यह आखिरी साल था, जबकि माया उससे 2 साल जूनियर थी। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया और सब लोग उस रात हुए हादसे को भूलने लगे थे। एक रात छाया अपने कमरे में सोई हुई थी कि तभी किसी के रोने की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। आवाज़ इतनी तेज थी मानो कोई उसके कमरे में ही बैठा रो रहा। छाया घबरा कर बेड पर बैठ गई। तभी रोने की आवाज़ बंद हो गई। छाया ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी वातावरण में एक नई आवाज़ गूंजी, छम छम छम। छाया, घुंघरुओं की आवाज़? इतनी रात को यहाँ घुंघरू पहनकर कौन घूम सकता है? मुझे डर लग रहा है। मैं माँ के कमरे में सोऊंगी। छाया के चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। उसने चादर साइड फेंकी और बाहर गलियारे की तरफ उमा देवी के कमरे में जाने के लिए दौड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह वहां तक पहुंच पाती, एक कटा हुआ हाथ धप्प से उसके पैरों के पास आकर गिरा। उसके आसपास खून ही खून बिखर गया। छाया, नहीं, छाया खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश होती चली गई। जब छाया को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। उमा देवी, माया और विनोद सभी उसे घेर कर परेशान से बैठे थे। छाया को होश आया देखकर सबकी जान में जान आई। उमा देवी, तुझे क्या हो गया था बेटी? तू गलियारे में क्या करने गई थी और वहां बेहोश कैसे हो गई? पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे। छाया, क्या मतलब? आप सबने घुंघरुओं की आवाज़ नहीं सुनी? वहां पर पड़ी डीढ़ा हुआ वो कटा हुआ हाथ भी नहीं देखा? माया, नहीं दीदी, हमने तो ना कुछ देखा ना सुना। गलियारे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। छाया परेशान होते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि आप लोगों की नज़र ही ना पड़ी डीढ़ी हो उस पर। वो हाथ वहीं कहीं पड्ढा हुआ होगा। आप लोग चलिए, मेरे साथ कहती हुई वो लगभग खींचती हुई सबको गलियारे में ले आई। लेकिन वहां कहीं कुछ नहीं था। छाया ने गलियारे का एक एक कोना छान मारा, लेकिन हाथ तो दूर की बात, वहां कहीं खून की एक बूंद तक नहीं थी। फर्श बिल्कुल साफ आईने की तरह चमक रहा था। हारकर छाया वहीं जमीन पर बैठ गई। दर्द से उसका सर फटने लगा था। माया, देखो दीदी, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। विनोद, हाँ मुझे भी यही लग रहा है। दीदी अभी तक वो कब्रिस्तान वाली घटना को भूली नहीं है, इसलिए उनको डरावने सपने आ रहे हैं। आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। सारा काम आप मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। छाया के पास सबकी बात मानने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था। हालांकि उसका मन अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने कोई सपना देखा था, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं था। 2 दिन बाद अमावस की रात थी। चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। बीच बीच में दूर जंगल से आने वाली किसी जानवर की आवाज़ माहौल को और भी भयानक बना रही थी। छाया अपने कमरे में सो रही थी कि तभी अचानक वातावरण में घुंघरुओं की आवाज़ गूंजी, छम छम छम। छाया की नींद टूट गई। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसने आवाज़ लगाई, माँ, विनोद, माया, कहाँ हो तुम सब? देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। जब कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई तो छाया हिम्मत कर आवाज़ की दिशा में बढ़ी, लेकिन तभी एक तेज़ चीख ने जैसे पूरे वातावरण के सन्नाटे को निगल लिया। छाया बुरी घबरा गई। कौन है? कौन चिल्ला रहा है?
जवाब तो नहीं आया, लेकिन फिर से वही चीखने की आवाज़ आई। ये तो माया की आवाज़ है। माया, माया, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? छाया घबराई हुई हालात में माया को खोजने के लिए उसके कमरे की तरफ दौड़ी। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। माया अपने बिस्तर पर पड्डी बुरी तरह छटपटा रही थी और वही कब्रिस्तान वाली प्रेतनी बुरी तरह उसका गला दबा रही थी। लेकिन इससे पहले कि छाया कुछ भी कर पाती, उसके देखते देखते माया ने उसकी आंखों के आगे दम तोड़ दिया। अपनी बहन को इस तरह देखकर छाया के दिमाग पर गहरा सदमा लगा। अब वह प्रेतनी माया को छोड़कर उसकी तरफ बरी चली आ रही थी, लेकिन छाया की चेतना धीरे धीरे शून्य होती चली गई। सुबह जब उसे होश आया, वह वापस अपने बिस्तर पर पड़ी थी। उसके पास उमा देवी और विनोद बेहद परेशान से बैठे थे। उसे होश में आया देख उमा देवी ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगी। छाया ने रूंधे गले से पूछा, माँ, माँ, माया कहाँ है? उमा देवी, क्या हुआ बेटा? तू इतनी परेशान क्यों है? और तू माया के कमरे के पास क्या कर रही थी? वहाँ बेहोश कैसे हो गई? अब छाया खुद को संभाल नहीं पाई और उमा देवी के गले लगकर रोती हुई बोली, माँ, माया को उस कब्रिस्तान वाली प्रेतनी ने मार डाला। उमा देवी, ये क्या कह रही है? तूने फिर से कोई डरावना सपना देखा मेरे बच्चे? छाया, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। कोई सपना नहीं देखा मैंने। उस कब्रिस्तान की प्रेतनी ने मेरी बहन का गला दबाकर उसे मार डाला। विनोद, दीदी माया बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, आपको वहम हुआ है। छाया गुस्से में बोली, तो कहाँ है माया? बुलाते क्यों नहीं हो आप लोग उसे? हाँ, ला कर दो मुझे मेरी बहन वापस। उमा देवी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, भूल गई मेरी बच्ची? उसके कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। वो दिल्ली के लिए निकल गई। आज सुबह ही उसकी ट्रेन थी। मन तो उसका बहुत था तुझसे मिलकर जाने का, लेकिन जब तुझे होश नहीं आया तो हमने समझा बुझाकर उसे भेज दिया। विनोद, हाँ दीदी, आप आराम कीजिए, मुझे आपकी हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। छाया, मुझे छाया से बात करनी है, अभी फ़ोन लगाओ उसे। विनोद, ओके ओके, आप रिलैक्स करो, मैं अभी बात करवाता हूँ। कहते हुए विनोद फ़ोन लगाने लगता है। दीदी, फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर है अभी, शायद ट्रेन में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। मेरी जैसे ही माया से बात होती है मैं आपसे बात करवा दूंगा, लेकिन अभी आप प्लीज़ आराम करो। छाया पूरी तरह हताश हो गई। उसकी आंखों के आगे बार बार रात वाला मंजर घूम रहा था, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन तक करने को तैयार नहीं था। पूरे दिन उसने न जाने कितनी बार माया का फ़ोन ट्राई कर लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब भी उसका नंबर नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर ही आ रहा था। अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी। हर रात छाया को घुंघरुओं की आवाज़ के साथ किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। हैरानी की बात यह थी कि यह आवाज़ किसी और कोई सुनाई ही नहीं देती थी। छाया ने कई बार रात को विनोद या उमा देवी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग न जाने कैसे इतनी गहरी नींद में सो जाते थे कि छाया के चिल्लाने और उन्हें झकझोरने तक का उन पर कोई असर नहीं होता था। कभी छाया को अपने कमरे में खून फैला हुआ मिलता, तो कभी कुत्ते बिल्लियों के कटे हुए सर पड्ढे हुए मिलते थे। उसने कई बार इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, मगर सुबह होते ही न जाने कैसे सब कुछ उसके फ़ोन से गायब हो जाता था। धीरे धीरे छाया मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी। उसका शरीर भी अब कमज़ोर होने लगा था। उसकी ऐसी हालत देखकर उमा देवी और विनोद बेहद परेशान थे। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि छाया को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना ही ठीक रहेगा। शहर के मशहूर साइकोलॉजिस्ट देवेन मेहरा का क्लिनिक। देवेन की उम्र ज़्यादा नहीं, महज 26 साल की थी। उसने अमेरिका से पढ़ाई की थी और अब यहाँ अपने वतन में आकर अपनी सेवाएं दे रहा था। देवेन दरअसल देवकी लाल के घनिष्ठ मित्र रतन लाल का बेटा था। रतन खुद भी डॉक्टर थे और शहर में उनका बड़ा सम्मान भी था, और अब उनका बेटा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके नाम को और आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। वो और छाया बचपन के दोस्त भी थे, लेकिन बड्डे होने के बाद अपनी अपनी व्यस्तता के चलते उनमें काफ़ी समय से बात तक नहीं होती थी। उमा देवी ने उससे छाया की हालत बयान की और रिक्वेस्ट की कि यह बात बाहर न जाने पाए। उन्हें अपनी बच्ची के बदनाम हो जाने का डर सता रहा था, कहीं लोग छाया को पागल न समझने लगे। देवेन फौरन उनके साथ उनके घर चलकर छाया को देखने के लिए तैयार हो गया।
घर पहुंचकर देवेन ने पाया छाया अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। रात रात भर जागते रहने के कारण आंखों के नीचे काले घेरे पडीडीएच गए थे। चेहरे की चमक जाती रही थी और शरीर भी बेहद कमजोर लग रहा था। देवेन, कैसी हो मिस चार्मिंग? देवेन ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा। छाया, देवेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छाया उसे देखकर चौंक गई थी। देवेन, क्यों अपनी बचपन की दोस्त से मिल भी नहीं सकता हूँ क्या मैं? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? एक बार बात तो करती मुझसे। छाया, ओह, अब मैं समझी। माँ, विनोद, देवेन को आप लोगों ने बुलाया है ना? आप लोगों को लगता है मैं पागल हो गई हूँ, है ना? मैं पागल नहीं हूँ देवेन, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। कहते कहते छाया रोने लगी। देवेन उसे फौरन चुप कराने की कोशिश करने लगा। किसने कहा तुमसे तुम पागल हो? अरे मैं मानता हूँ ना तुम सच कह रही हो, लेकिन जब तक तुम पूरी बात बताओगी नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? तुम ही बताओ। छाया, तुम मानोगे ना मेरी बात? सच में? देवेन, हाँ, मैं हर बात मानूंगा तुम्हारी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे हर बात बतानी होगी, शुरू से लेकर अब तक, कोई बात छुपाना नहीं। देवेन ने इशारे से सबको वहां से चले जाने को कहा। छाया उसे उस रात कब्रिस्तान में घटी घटना से लेकर अब तक का सारा किस्सा बताने लगी। छाया, मेरा यकीन करो देवेन, मैंने उस औरत को खुद अपनी आंखों से माया का गला दबाते हुए देखा है। उसने मेरी बहन को मार डाला देवेन। तब से उसका कोई पता नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। कहते कहते छाया वापस रोने लगी। देवेन, तुम अब बिल्कुल फिक्र मत करो छाया, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी बहन का भी पता लगा लूंगा और उस कब्रिस्तान वाली प्रेतनी से भी तुम्हारा पीछा छुड़वा दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन फिलहाल तुम्हें नींद की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें यह इंजेक्शन लगा रहा हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। कहते हुए देवेन ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में छाया को नींद आ गई। देवेन कमरे से बाहर आ गया। बाहर उमा देवी और विनोद बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। देवेन, छाया को उस रात कब्रिस्तान वाली घटना से गहरा सदमा पहुंचा था, शायद इसलिए उसे ऐसी चीजें दिख रही हैं, या वो इमेजिन करती है। मेरा ख्याल है आप लोगों को उसे रात में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए। आप में से कोई एक रात में हर वक्त उसके साथ रहा करें। फिलहाल मैं दवाई दे रहा हूँ, इसे वक्त से उसे देते रहे, उम्मीद है उसकी हालत में सुधार होगा। कहते हुए उसने एक पर्ची विनोद की तरफ बढ़ा दी। अभी मैं चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर से याद कीजिएगा। कहते हुए उसने विदा ली। शहर के मशहूर साइकोलॉजिस्ट देवेन मेहरा का क्लिनिक। देवेन की उम्र ज़्यादा नहीं, महज 26 साल की थी। उसने अमेरिका से पढ़ाई की थी और अब यहाँ अपने वतन में आकर अपनी सेवाएं दे रहा था। देवेन दरअसल देवकी लाल के घनिष्ठ मित्र रतन लाल का बेटा था। रतन खुद भी डॉक्टर थे और शहर में उनका बद्धा सम्मान भी था, और अब उनका बेटा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके नाम को और आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। वो और छाया बचपन के दोस्त भी थे, लेकिन बद्दे होने के बाद अपनी अपनी व्यस्तता के चलते उनमें काफ़ी समय से बात तक नहीं होती थी। उमा देवी ने उससे छाया की हालत बयान की और रिक्वेस्ट की कि यह बात बाहर न जाने पाए। उन्हें अपनी बच्ची के बदनाम हो जाने का डर सता रहा था, कहीं लोग छाया को पागल न समझने लगे। देवेन फौरन उनके साथ उनके घर चलकर छाया को देखने के लिए तैयार हो गया। घर पहुंचकर देवेन ने पाया छाया अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। रात रात भर जागते रहने के कारण आंखों के नीचे काले घेरे पडीडीएच गए थे। चेहरे की चमक जाती रही थी और शरीर भी बेहद कमजोर लग रहा था। देवेन, कैसी हो मिस चार्मिंग? देवेन ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा। छाया, देवेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छाया उसे देखकर चौंक गई थी। देवेन, क्यों अपनी बचपन की दोस्त से मिल भी नहीं सकता हूँ क्या मैं? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? एक बार बात तो करती मुझसे। छाया, ओह, अब मैं समझी। माँ, विनोद, देवेन को आप लोगों ने बुलाया है ना? आप लोगों को लगता है मैं पागल हो गई हूँ, है ना? मैं पागल नहीं हूँ देवेन, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। कहते कहते छाया रोने लगी। देवेन उसे फौरन चुप कराने की कोशिश करने लगा। किसने कहा तुमसे तुम पागल हो? अरे मैं मानता हूं ना तुम सच कह रही हो, लेकिन जब तक तुम पूरी बात बताओगी नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? तुम ही बताओ। छाया, तुम मानोगे ना मेरी बात? सच में? देवेन,
हाँ, मैं हर बात मानूंगा तुम्हारी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे हर बात बतानी होगी, शुरू से लेकर अब तक। कोई बात छुपाना नहीं। देवेन ने इशारे से सबको वहां से चले जाने को कहा। छाया उसे उस रात कब्रिस्तान में घटी घटना से लेकर अब तक का सारा किस्सा बताने लगी। छाया, मेरा यकीन करो देवेन, मैंने उस औरत को खुद अपनी आंखों से माया का गला दबाते हुए देखा है। उसने मेरी बहन को मार डाला देवेन। तब से उसका कोई पता नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। कहते कहते छाया वापस रोने लगी। देवेन, तुम अब बिल्कुल फिक्र मत करो छाया, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी बहन का भी पता लगा लूंगा और उस कब्रिस्तान वाली प्रेतनी से भी तुम्हारा पीछा छुड़वा दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन फिलहाल तुम्हें नींद की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें यह इंजेक्शन लगा रहा हूं, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। कहते हुए देवेन ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में छाया को नींद आ गई। देवेन कमरे से बाहर आ गया। बाहर उमा देवी और विनोद बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। देवेन, छाया को उस रात कब्रिस्तान वाली घटना से गहरा सदमा पहुंचा था, शायद इसलिए उसे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, या वो इमेजिन करती है। मेरा ख्याल है आप लोगों को उसे रात में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप में से कोई एक रात में हर वक्त उसके साथ रहा करे। फिलहाल मैं दवाई दे रहा हूँ, इसे वक्त से उसे देते रहें, उम्मीद है उसकी हालत में सुधार होगा। कहते हुए उसने एक पर्ची विनोद की तरफ बढ़ा दी। अभी मैं चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर से याद कीजिएगा। कहते हुए उसने विदा ली। एक हफ्ते बाद देवेन फिर छाया से मिलने पहुंचा। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? छाया ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। मैं ठीक हूँ देवेन, अब तुम रात में सो पाती हो या? छाया उदास होते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें भी मेरी किसी बात का भरोसा नहीं है। तुम भी बाकी लोगों की तरह यही समझते हो कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो देवेन, मैं जो भी कहती हूँ सब सच है। मैंने कई बार माँ और विनोद को भी यह सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, मगर सब बेकार। देवेन, छाया, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, हो सकता है ये सब सच। छाया ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। हो सकता है मतलब तुमने मान ही लिया कि तुम्हें मेरी बातें मेरा पागलपन के सिवा और कुछ नहीं लगती। देवेन, ऐसा नहीं है छाया। छाया, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ये कहकर छाया ने मुंह फेर लिया। देवेन निराश होकर कमरे से बाहर आया। बाहर उमा देवी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनको अपनी तरफ सवालिया निगाहों से देखता पाकर वो बोल पड़ा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, लेकिन अब शायद मुझे इलाज का कोई दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। उमा देवी चौंकी। कौन सा तरीका? आप लोग छाया को रात के समय अकेला तो नहीं छोड़ाते ना? उमा देवी, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो हमने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स भी रख ली है। मैं तुम्हें उसी से मिलवाना चाह रही थी। इनसे मिलो, ये आशा है। आज से ये 24 घंटे छाया के साथ रहकर उसका ख्याल रखेगी। देवेन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब छाया की देखभाल बेहतर तरीके से हो पाएगी। देवेन ने आशा को दवाइयों और बाकी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया और फिर उमा देवी से विदा लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे न जाने क्या सूझा कि उसने अपनी गाड़ी घर या क्लिनिक के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ घुमा दी। इंस्पेक्टर विजय, क्या बात है? आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? आप जैसे शरीफों के कदम यहाँ थाने में कैसे पडीडीडीएच गए? देवेन, मजाक मत कर यार, एक बद्धा सीरियस केस है, कुछ सूझ नहीं रहा था इसलिए तेरे पास आना पड़ा। इंस्पेक्टर विजय देवेन का बचपन का दोस्त था। बेहद तेज तर्रार विजय ने आज तक अपना कोई केस अधूरा नहीं छोड़ा था। अपराधी उसके नाम से खौफ खाते थे। जब भी कोई मुश्किल आती, देवेन हमेशा उसी से सलाह लेता था और उसकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए विजय हमेशा उसकी मुश्किल चुटकियों में सॉल्व भी कर देता था। देवेन को परेशान देखकर विजय भी सीरियस हो गया। विजय, बोल, ऐसी क्या बात हो गई कि ऐसे अचानक से तुझे यहाँ आना पड़ा? देवेन, यार एक केस है, मेरे बचपन की एक दोस्त है छाया, उसी से रिलेटेड। विजय चौंकते हुए, कौन? वो मशहूर ज्वेलर देवकी लाल जी की बेटी? देवेन, हाँ वही। कहते हुए देवेन ने उसे अब तक की सारी घटनाएं बता दी। यार मैंने कई बार उसका चेकअप किया, उससे बातें भी की। मुझे छाया कहीं से भी मानसिक रूप से बीमार नहीं लगती है। अलबत्ता वो जो कुछ भी कहती है मुझे वो सब बिल्कुल सच लगता है। लेकिन तू ही सोच, ये कैसे पॉसिबल है? विजय,
तो तुम कहना चाहते हो उस घर में कुछ गलत हो रहा है? देवेन, मानने को तो मेरा भी मन ये बात नहीं मान रहा था, लेकिन आज मैंने जो कुछ देखा उसके बाद मैं छाया पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। विजय, चौंकते हुए, ऐसा भी क्या दिख गया तुम्हें? देवेन, दरअसल आज सुबह जब मैं छाया से बात कर रहा था तो उसने पिछली बार की तरह ही मुझसे कहा कि उसे कल रात भी घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी थी। साथ ही यह भी बताया कि उसके कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था, लेकिन सुबह जागने के बाद हमेशा की तरह सब कुछ नॉर्मल था। उसकी बातें सुनने के दौरान मैंने नोटिस किया कि बिस्तर के पाए के आसपास लाल रंग के बेहद हल्के निशान मौजूद थे, जबकि पूरे कमरे को बस कुछ ही देर पहले अच्छी तरह से साफ किया गया था। इतना कहकर देवेन चुप हो गया और विजय की तरफ देखने लगा। विजय, मामला गंभीर लग रहा है। अगर वाकई वहाँ कुछ गड्ढबदन चल रही है तो अब उसे ठीक करने का वक्त आ गया है। सुनो, तुम्हें क्या करना है? कहते हुए विजय देवेन को अपनी योजना समझाने लगा। और अगले ही दिन देवेन वापस छाया के घर पर था। उमा देवी उसे वहां देखकर चौंक गई। उमा देवी, क्या हुआ बेटा? कोई ज़रूरी काम? तुम तो वीकली चेकअप के लिए आते हो ना, फिर इतनी जल्दी कैसे? देवेन, जी दरअसल मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इनसे मिलिए, ये हैं प्रोफेसर गार्गी, मेरे फ्रेंड हैं, बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी हैं। मैंने जब इनसे छाया की हालत डिस्कस की तो इन्होंने मुझे उससे मिलवाने की रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लिए ही चला आया। उमा देवी परेशान होते हुए, लेकिन बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने आपसे पहले भी कहा था ये बात किसी को। गार्गी, आप बेफिक्र रहें, मैं यहाँ बस अपना काम करने ही आया हूँ। यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। अगर आपकी बेटी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का साया है तो मैं उसका पता ठीक ठीक लगा पाऊँगा, साथ ही उसे साइकोलॉजिकली ट्रीट भी करूँगा। उमा देवी हिचकिचाते हुए, लेकिन मैं ऐसे कैसे अपनी बच्ची को एक आदमी के साथ? देवेन, अरे आंटी डोंट वरी, प्रोफेसर गार्गी मेरे बेहद अच्छे मित्र हैं, आप इन पर भरोसा कर सकती हैं। और फिर आपने जो नर्स रखी है, क्या नाम बताया था आपने उसका? उमा देवी, आशा देवेन। हाँ, वही मिस आशा। वो भी तो हर वक्त छाया के साथ रहेगी ही। फिर आप लोग भी तो घर में ही हैं, फिर किस बात की फिक्र? उमा देवी अनमने मन से बोली, ठीक है बेटा, मेरी बच्ची ठीक हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? कहते हुए अपनी भीगी आंखें पोंछने लगती हैं। देवेन, मैं अब चलता हूँ प्रोफेसर, आप अब अपना काम कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए देवेन ने गार्गी से हाथ मिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गार्गी उमा देवी की तरफ मुद्दा, आप मुझे छाया का कमरा दिखा दीजिए। उमा देवी, इस तरफ आइए। गार्गी उमा देवी के पीछे पीछे चलने लगा। चलते वक्त वह बड्ढी बारीकी से घर की एक एक चीज को देखता जा रहा था। गलियारे से गुजरते वक्त एक बंद दरवाजे की दरारों में से झांकती दो जोधी आंखों पे उसकी नजर जाकर ठहर गई। वो एक पल को ठिठका, लेकिन उसे अपनी ही तरफ देखता पाकर वो परछाई फुर्ती से वहां से ओझल हो गई। गार्गी, माँ जी ये कमरा किसका है? मैंने अभी लगा वहां कोई है। उसने उस दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उमा देवी, अरे वो तो स्टोर रूम है, शायद कोई बिल्ली घुस गई होगी। गार्गी मन ही मन मुस्कुराया। बिल्लियां कब से 6 फुट की होने लगी। उमा देवी, ये रहा छाया का कमरा। उमा देवी अंदर जाती हुई बोली, आशा बेटा, इनसे मिलिए, ये हैं प्रोफेसर गार्गी। आज से ये भी आपके साथ कुछ दिनों के लिए आशा की देखभाल करेंगे। आशा ने ऊपर से नीचे तक गार्गी के ऊपर नजर मारी। बेतरतीब ढंग से बिखरे काले सफ़ेद बाल, हल्की सफ़ेदी लिए बढ़ी हुई दाढ़ी जहां उम्र से पहले आए बुढ़ापे एहसास दिला रही थी, वहीं ऊंचा लंबा कद और हट्टा कट्टा शरीर उसे जैसे बूढ़ा होने से रोक रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हौले से मुस्कुराकर बोला, आपको देखकर अब मुझे आशा बंध गई है, छाया जी ज़रूर ठीक हो जाएंगी। आशा ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और काम में लग गई। छाया जाग चुकी थी। उसे रेडी करने के साथ ही ब्रेकफास्ट कराने से लेकर दवाइयाँ देने तक सारे काम आशा करती रही। गार्गी बिल्कुल एक दोस्त की तरह छाया से मिला। उसने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, बल्कि इधर उधर की बातें कर उसके मूड को हल्का करने की कोशिश करता रहा। मौका देखकर उसने कमरे में सबकी नज़रों से छुपाकर कई तरह के उपकरण लगा दिए ताकि वो रात को आने वाली प्रेतनी की सच्चाई जान सके। आज उसने छाया को नींद का इंजेक्शन लगाने से आशा को मना कर दिया। धीरे धीरे रात घिर आई।
सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आशा वहीं छाया के कमरे में कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही थी। कमरे के दूसरे छोर पर गार्गी मुस्तैदी से बैठा हुआ था। उसे उन घुंघरुओं की आवाज़ और प्रयत्नी का बेसब्री से इंतज़ार था। धीरे धीरे रात के 11 बजे आए, मगर अब तक एक कुत्ता भी नहीं भौंका था। थोड़ी देर बाद आशा बोली, प्रोफेसर आप चाहें तो जाकर आराम कर लें, छाया मैडम के साथ मैं हूँ। गार्गी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं आशा जी, मुझे रातों को नींद ज़रा कम ही आती है। आप चाहें तो बेशक आराम कर सकती हैं। आशा, जैसी आपकी मर्जी, कहती हुई वापस कुर्सी पर ही बैठे बैठे झपकी लेने लगी। वातावरण में गजब का सन्नाटा पसर गया था। धीरे धीरे रात के 12 बज गए। गार्गी को उम्मीद थी शायद अब कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखते ही देखते 2 बज गए। गार्गी कमरे में इधर उधर टहलने लगा। एक बार को उसका मन हुआ बाहर गलियारे का भी मुआयना कर ले, और खासकर उस स्टोर रूम का जहां उसने वो परछाई देखी थी। लेकिन रात को छाया को 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ना उसे सही नहीं लग रहा था, सो उसने ये ख्याल छोड़ दिया। पूरी रात आंखों आंखों में ही कट गई, मगर कुछ नहीं हुआ। सुबह हो गई, छाया की नींद खुली। आज वह बहुत खुश थी। छाया, आज तो कमाल हो गया। इतने दिनों के बाद आज ये पहली रात है जब ना तो कोई घुंघरू की आवाज़ आई और ना ही कोई अनहोनी हुई। गार्गी, ताज्जुब है उस प्रयत्नी ने इतने डैशिंग बंदे के सामने आने से इनकार कर दिया। छाया यह सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने दिनों बाद इस घर में उसकी हंसी गूंजी थी। उमा देवी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। छाया ने गार्गी का हाथ पकड़ डो लिया और बद्धे ही भावुक स्वर में बोली, थैंक यू। गार्गी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, मैं शाम को फिर आऊँगा। ज़रा एक नींद पूरी कर लूँ, वरना रात को प्रयत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। छाया फिर से हंस पड़ी। अब तो यह रोज़ की बात हो गई। छाया रोज़ रात को बिना किसी नींद की दवाई के आराम से सोती और गार्गी रात भर जागकर कुछ अनहोनी होने की उम्मीद करता रहता, मगर उसे रोज़ ही निराशा हाथ लगती। गार्गी, आखिर मेरे आते ही यह प्रयत्नी कौन से कब्रिस्तान में जा दुबकी? सामने क्यों नहीं आ रही है ये? देवेन, शायद ये प्रयत्नी छाया के अलावा और किसी को दिखना ही नहीं चाहती प्रोफेसर साहब। तभी तो आज तक छाया के अलावा और कोई उसे देख नहीं पाया। मगर एक बात समझ नहीं आ रही, अब जब छाया के साथ सब सही है, मेंटली भी वो डिस्टर्ब नहीं है, तो फिर उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती क्यों जा रही है? गार्गी, कहीं नर्स की दवाइयों में तो कोई दिक्कत नहीं है? देवेन, हम पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन गार्गी छाया के साथ हमेशा की तरह हंसी मजाक कर रहा था। छाया बेहद कमज़ोर हो चुकी थी, सो बिस्तर पर आधे लेटे हुए अवस्था में बैठी उससे बातें कर रही थी। कहने को तो गार्गी छाया से बातें कर रहा था, मगर उसका पूरा ध्यान आशा पर लगा हुआ था। वह आशा को इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रही थी। तभी गार्गी को वो दिखा जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। आशा ने चुपके से इंजेक्शन की शीशी अपने ड्रेस की पॉकेट में डाला और उसकी जगह दूसरी शीशी से दवाई इंजेक्शन में भरकर वह इंजेक्शन छाया को लगा दिया। वह जैसे ही वापस जाने के लिए मुद्दी गार्गी जानबूझकर उससे टकराया और अपने हाथ में पकड़ा सारा सूप उनके कपड़ों पर गिरा दिया। आशा, इडियट, देख कर नहीं चल सकते क्या? पूरे कपड़े खराब कर दिए मेरे गार्गी। आई एम सो सॉरी, गलती से ऐसा हुआ है। आशा भुनभुनाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ से इंजेक्शन वहीं गिर गया। गार्गी का काम हो चुका था। उसने वो इंजेक्शन उठाकर उसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। रिपोर्ट्स देखकर देवेन और गार्गी दोनों के होश उड़ीच गए। करीब 1 हफ्ते तक दोनों न जाने क्या क्या सबूत इकट्ठा करते रहे। 1 हफ्ते बाद देवेन हमेशा की तरह छाया के चेकअप के लिए आया हुआ था। उसने उमा देवी, विनोद और आशा को भी कमरे में बुला लिया था। गार्गी वहाँ पर पहले से मौजूद था। छाया काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, सो वह लेटी रही। देवेन, छाया, आज मैं तुम्हारे सामने एक राज का पर्दाफाश करने वाला हूँ, सो दिल थाम के रखना। छाया चौंकी। कैसा राज देवेन? साफ साफ बताओ। देवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारी सारी बीमारी खत्म हो गई समझो। हमने तुम्हारी बीमारी को जड़ी से पकड़ डालिया है। छाया कुछ परेशान होते हुए, साफ साफ कहो देवेन, क्या कहना चाहते हो तुम? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उधर देवेन की बातें सुनकर उमा देवी और विनोद कुछ अनमने से लग रहे थे। देवेन, बस ज़रा सा इंतज़ार। ये कहते हुए देवेन उठा और धीरे धीरे चलते हुए छाया के पास पहुंचा। छाया की कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करना चाहता है।
तभी देवेन एक झटके से मुद्दा और छाया के पास बैठी आशा के चेहरे से उसका मास्क और सर से बालों की विग को खींच कर निकाल दिया। ऐसा करते ही आशा का असली चेहरा सामने आ गया। छाया हैरान रह गई। छाया, माया, तुम जिंदा हो? तो तुम इस तरह नर्स बनकर इतने दिन से मेरे साथ क्यों रह रही थी? मेरे सामने क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है उस रात मैंने जो कुछ देखा उससे मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा मैंने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया है। यह कहकर छाया माया को गले से लगाकर रोने लगी, लेकिन माया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उधर विनोद और उमा देवी का चेहरा भी पीला पर DDDH गया था। गार्गी ने आगे आते हुए कहा, माया जी, अब आप पूरी बात बताएंगी या मैं बताऊं? माया सकपकाते हुए बोली, कौन सी बात? मैंने क्या गुनाह किया है? अपनी बीमार बहन का ख्याल रखना कोई जुर्म है क्या? गार्गी, जी नहीं, मगर नकली नर्स बनकर अपनी बीमार बहन की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ कर उसे दवा की जगह जहर देना ज़रूर अपराध है, जिसके लिए आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। पोल खुलती देख विनोद ने रिवॉल्वर निकालकर देवेन और गार्गी के ऊपर तान दी और चिल्लाया, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो, वरना यहीं पर दोनों का भेजा उड्ढा दूंगा। तभी गोली चलने की आवाज़ आई, साथ ही एक जोर की चीख भी वहां गूंजी। विनोद के हाथ से रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरे। उसके हाथ में गोली लगी थी। पल भर में 4 पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए और उमा देवी विनोद और माया को गन पॉइंट पर लेते हुए उनके हाथ में हथकड़ियां डाल दी। गार्गी को अपने सामने देखते ही उन्होंने उसे सैल्यूट किया। छाया यह सब देखकर बिल्कुल सकते में आ गई थी। वह जोर से चिल्लाई, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोगों ने मेरे परिवार को क्यों अरेस्ट किया है? आखिर उन्होंने किया क्या है? देवेन, छाया, मीट माय फ्रेंड इंस्पेक्टर विजय। तब तक गार्गी अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मूंछें और सिर से विग निकाल चुका था। गार्गी और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर विजय ही था। विजय, मिस छाया, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस परिवार पर आप इतना भरोसा करती हैं और जिन लोगों से आप इतना प्यार करती हैं, वही परिवार आपको जान से मार देना चाहता है। इसके लिए काफ़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी इन्होंने। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर हमें इनकी असलियत मालूम चल गई। और इन सब की प्लानिंग करने वाली हैं आपकी माँ उमा देवी। छाया, क्या बकवास किए जा रहे हो इंस्पेक्टर? मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी? अब अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी और बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, माया, विनोद, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? विजय, बोलिए उमा देवी जी। वैसे हम तो सब कुछ जान ही चुके हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आप अपने मुंह से सारी बात बताकर छाया जी का वहम दूर कर दें। उमा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह धम्म से सोफे पर बैठ गई और बताना शुरू किया, देवकी लाल जी के साथ मेरी दूसरी शादी हुई थी। उनकी पहली शादी के मात्र 2 साल बाद ही उनकी पत्नी चल बसी थी। तब छाया मात्र 6 महीने की ही थी। छाया की देखभाल के लिए देवकी लाल जी ने उमा देवी से दूसरी शादी की। शादी के बाद मेरे अपने बच्चे विनोद और माया का जन्म हुआ। छाया मेरी अपनी बेटी नहीं है, हालांकि ये बात उसे मालूम नहीं थी। उसने जब से होश संभाला मुझे ही अपनी माँ के रूप में देखा। देवकी लाल छाया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इतना कि कभी कभी उन्हें माया और विनोद का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता था। 1 साल पहले उनके निधन के बाद जब वकील ने उनकी वसीयत खोली तो पता चला कि देवकी लाल जी ने अपनी जायदाद का 50% हिस्सा छाया के नाम कर दिया था। माया और विनोद के हिस्से केवल 20% हिस्से छोड़े थे और बाकी का 10% ट्रस्ट के नाम कर दिया था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पूरी जिंदगी उनका और उनकी बेटी का ख्याल मैंने रखा और उन्होंने मेरे बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी की, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वसीयत में यह भी लिखा था कि अगर छाया की मौत प्राकृतिक तरीके से और शादी से पहले होती है तो उसके हिस्से को भी विनोद और माया में आधा आधा बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर छाया किसी हादसे का शिकार होती है या उसकी हत्या होती है तो सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। तभी मैंने छाया को बीमार बनाकर प्राकृतिक तरीके से मारने की ठानी। माया को उस दिन जानबूझकर मैंने बर्थडे पार्टी से लेट आने को कहा था। रास्ते में साइलेंसर लगी रिवॉल्वर के साथ विनोद पहले से तैयार बैठा था। उसने टायर पर निशाना लगाकर उसे ठीक कब्रिस्तान के सामने पंक्चर कर दिया और प्लान के मुताबिक माया ने उसे कब्रिस्तान के अंदर से होकर जाने को राजी कर लिया।
वहाँ बैठी हुई चुड़ैल और कोई नहीं, खुद मैं ही थी। कार की स्टेपनी विनोद ने चेंज की थी। चूंकि कब्रिस्तान से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर हमारा घर है, इसलिए दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।